स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। तो एक बार फिर से प्रदेश की बेटियों ने अपना परचम लहरा दिया है और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के बाद 10वीं की परीक्षा में भी बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं में टॉप करने वाली 14 छात्रों में 12 बेटियां शामिल हैं। बेटियां आगे पढ़ रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। अब छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगर आप देखें तो नतीजे चिंतन करने वाले हैं। इस बार सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों ने काफी पीछे छोड़ दिया है। निजी स्कूलों का पासिंग परफॉर्मेंस 75.65% रहा है, तो सरकारी स्कूलों के पास छात्रों का आंकड़ा महज 57.73% ही रहा। सरकारी स्कूलों में 42 से ज्यादा छात्र या तो फेल हैं या उनकी कंपार्टमेंट आई है। यह आंकड़ा शिक्षा विभाग के लिए चिंतनीय है। बोर्ड के चेयरमैन ने यह बताया है कि कोरोना के चलते रिजल्ट्स में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की कमी को रिजल्ट में कमी का कारण बताया है। का जो परिणाम है वो 65.43 रहा और इसमें नियमित 2,86,425 विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए थे, जिनमें से 1,87,401 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। जो टॉपर्स हैं प्रदेश भर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे 14 विद्यार्थी रहे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं और 12 बेटियां हैं। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर 3 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड पोजीशन पे भी 3 हैं और थर्ड पोजीशन पे भी 8 हैं। तो 14 विद्यार्थियों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उस पर जो है अपनी पोजीशन बनाई है। इसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना के हिमेश, फादर ऑफ राजेश सोनी और बबीता, उसने प्रदेश भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और वर्षा, डॉटर ऑफ नवीन एंड पूनम, जो उसकी संत बाबा गोगर पब्लिक स्कूल सिकंदरपुर माजरा सोनीपत में है, इसमें द्वितीय। और इसी तरह से ही ये भी फर्स्ट पोजीशन पे है। ये पहले 3 नाम है फर्स्ट पोजीशन पे हैं, जिसमें सोनू भी आ गया है, हिमेश, वर्षा और सोनू। और द्वितीय पोजीशन पे सिमरन, दीपेश शर्मा और माने, ये 3 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से फिर 8 विद्यार्थी हैं जो जो कि तीसरी पोजीशन पे हैं। जिस प्रकार से अब की बार नकल पे भी हमने रोक लगाई, बहुत सख्ताई उसके ऊपर की, और QR कोड के लगाया गया, जिस प्रकार से हमने उसमें सफलता प्राप्त की, तो उससे भी थोड़ा फर्क तो पड़ ही सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे उस टाइम कोरोना के दौरान जो पढ़ाई नहीं कर सके, वो बच्चे अब 12वीं क्लास में हैं, तो उसका भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। निश्चित तौर से प्रयास तो अच्छे के लिए होता है। हम भी चाहेंगे कि अगली बार हमारा रिजल्ट जो है 90% रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारा रिजल्ट रहेगा भी, क्योंकि हमारे पास टीचरों की जिस प्रकार से कमी थी, आने वाले टाइम में हम टीचरों की भर्ती करने लग रहे हैं। लगभग 20,000 टीचर हमें अगले साल मिलेंगे। अभी 2 महीने बाद कुछ मिल जाएंगे, कुछ 3 महीने बाद हमें मिल जाएंगे, तो हमें लगभग 20,000 टीचर हमें उपलब्ध होंगे। और स्वाभाविक है, जब हमारे पास टीचरों की संख्या बढ़ेगी तो रिजल्ट भी हमारा। तो 10वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस बार परीक्षा परिणाम अगर आप देखें तो 65.43% रहा है। ये 10वीं का परीक्षा परिणाम जो कि आज घोषित किया गया है। बेटियां एक बार फिर से अव्वल रही हैं। बेटियों ने बाजी मारी है 10वीं के नतीजों में। और अगर आप 10वीं के नतीजे देखेंगे तो फिर यहाँ पर 69.81% बेटियां यानी कि जो छात्राएं हैं वो पास हुई हैं। और ये दिखा रहा है कि बेटियां पढ़ भी रही हैं, बढ़ भी रही हैं। 61.41% लड़के पास हुए हैं। बेटियों ने बाजी मारी है और दोनों के बीच में जो अंतर है वो अच्छा खासा आपको यहां पर दिख रहा होगा। अहम बात इसमें यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भी आप देखें यहां पर हावी रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो शहरी क्षेत्र के मुकाबले काफी बेहतर है। 67.35% ग्रामीण क्षेत्र का रिजल्ट रहा है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले इसको आप बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि 61.28% शहरी क्षेत्र का रिजल्ट है। ये भी एक चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी आप देखिए जो रिजल्ट हैं वो काफी बेहतर आए हैं। निजी स्कूलों ने सरकारी स्कूलों को पछाड़ दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि निजी स्कूलों का परीक्षा परिणाम अगर आप देखें तो ये 75.65% है और सरकारी स्कूल वहीं पर अगर आप देखेंगे तो 57.73% रहा है। तो ये बहुत बड़ा गैप है।
अब इसमें अगर आप ये देखें तो रेवाड़ी जिला अव्वल नंबर पर रहा है, यानी कि सर्वाधिक जो पासिंग परसेंटेज हैं वो रेवाड़ी के रहे हैं। अब 10वीं का रिजल्ट अगर निजी स्कूल आप देखें तो 75.65%, लेकिन सरकारी स्कूलों को जब आप देखेंगे इसी कसौटी पर तो आपको वहाँ पर ये काफ़ी पीछे नजर आएंगे, और आज इन्हीं कारणों को हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो निजी स्कूल 12वीं के रिजल्ट में 83.23% रहे, और इसी के साथ आज की बड़ी बहस के कुछ अहम सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि परीक्षा की कसौटी पर छात्र तो पास हो गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल फेल क्यों? दूसरा सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की जो गुणवत्ता सुधारने का प्लान है वो आखिर क्या है? तीसरा सवाल यह है कि क्या टीचर्स की कमी से ये जो सरकारी स्कूल हैं वो पिछड़ गए हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिजल्ट जारी हुआ, बच्चों ने जो मेहनत करी है उसका परिणाम बच्चों को मिला है, लेकिन जब आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं पीछे नजर आ रहे हैं। और इसीलिए आज ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके कारण क्या हैं और क्यों ये जो सरकारी स्कूल हैं ये आपको पीछे नजर आ रहे हैं, और इसके कारण समझते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंदना पोपली जी, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजेंद्र रेड्डू जी हमारे साथ जुड़े हैं, इंडिया नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आपका भी स्वागत है। और सुखबीर तंवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुखबीर तंवर जी, आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तरफ तो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं, बेटियों ने बाजी मारी इस बार भी, और काफी अच्छा परसेंटेज बेटियों का रहा। और ओवरऑल जब हम लोग प्रतिशत में देख रहे हैं तो यहां पर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका रिजल्ट 75% के आसपास, और सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो 57% के आसपास। ये इतना बड़ा गैप, ये अंतर क्यों नजर आ रहा है? कहां पर पिछड़ रहे हैं सरकारी स्कूल, क्या कारण है? वंदना जी। वंदना जी, आप एक बार अनम्यूट करें, शायद म्यूट हैं। ओके, क्या मैं ऑडिबल हूं? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 10वीं और 12वीं के जो बच्चे सफल हुए हैं उनको मैं बधाई देती हूँ, और साथ में वो बच्चे जो असफल हुए हैं उनको ही कहना चाहती हूँ कि परीक्षा की सफलता और जीवन की सफलता एक ही रही है, आवश्यक नहीं है। जो गिरकर संभलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जहां तक बात हो रही है यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के डिफरेंस की बात, तो उससे पहले मैं अपनी बात को कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगी। ये मेरी ही सरकार के आंकड़े हैं। मैं अगर 2017 की बात करूं तो 2017 में सरकारी स्कूल का रिजल्ट था 65.57% और प्राइवेट स्कूल का था 63.16%। 18 में सरकारी स्कूल 64.06%, निजी स्कूल की बात करें तो 63.62%। और 2019 की अगर मैं बात करूं तो 12वीं का जो रिजल्ट था, अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करूं 76.39% और निजी स्कूल का था 72.61%। साथ ही साथ 63 स्कूल ऐसे थे सरकारी जिनमें 100% रिजल्ट था, और निजी 45 स्कूल ऐसे थे जहां पर 100% रिजल्ट आया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना रिजल्ट में जो हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है उसके कारण को समझना पड़ेगा। सबसे पहले 2019 के बाद कोरोना आया, हमने देखा कि बच्चे जो है घर में बैठकर पढ़े। एक बार हमें उनको 100% पास भी करना पड़ा, और उसके बाद हमने पूरा का पूरा शिक्षा का पैटर्न बदल दिया, क्योंकि बच्चे घर में रह के पढ़ाई कर रहे थे। एकदम से 2 साल का एक तरह से डिफरेंस हो गया था उनके एजुकेशन को लेकर। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें एक प्रश्न होता है जिसके 4 विकल्प होते हैं और उसपे टिक लगाना पड़ता है, चारों में से एक, उनका नंबर हमने बढ़ा दिया ताकि बच्चों को इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हरियाणा के स्तर पर हुआ, ये केंद्र के स्तर में भी हुआ, सीबीएसई में भी हुआ, बाकी सब जगह पर ये पैटर्न चेंज किया गया, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई इतनी रेगुलर नहीं थी, तो उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल देने के लिए ये तरीका अपनाया गया था। अब क्योंकि उसके बाद कोरोना टाइम बीत चुका है, अब हम थोड़ा रेगुलर हो चुके हैं, तो इस साल से हमने क्या किया, ये सीबीएसई में भी था, हरियाणा बोर्ड में भी था, बाकी सभी बोर्ड में था, कि हमने वापस से सब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बढ़ा दिए, जिसमें आपको डिफाइन करना है, सोचना है, उसके ऊपर लिखकर बताना है। तो उसमें एक कारण ये हो सकता है कि जिसकी वजह से ये डिफरेंस आ सकता है रिजल्ट में। लेकिन जहां तक मेरी सरकार की नीयत है, मेरी सरकार के जो काम है, उसमें कोई शक नहीं जाहिर किया जा सकता, क्योंकि हमें मालूम है कि पहले के सालों में जो हमारा रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट बेहतर आए। एक कारण और मैं इसमें समझती हूँ आयुष की, एक कारण और हो सकता है। आपको याद होगा कि कोरोना के समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो प्राइवेट स्कूल से
सरकारी स्कूल में स्विच करना चाह रहे थे, और क्योंकि वो फीस नहीं दे पा रहे थे। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि प्राइवेट स्कूल एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देने की वजह से एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। अब हमारी सरकार ने उसमें से रोक हटा दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, और खासकर वो हायर सेक्शन के बच्चे थे जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे थे जो हमारे सरकारी स्कूलों में आए। तकरीबन 3.5 लाख बच्चे ऐसे थे। बाद में हाई कोर्ट के कारण वो जो उस पर रोक हट गई, शायद नहीं तो और भी बच्चे आते। उन बच्चों का कहीं ना कहीं बेस वीक था, कुछ का हमने बेस ठीक कर दिया, कुछ कहीं पर रह गया, ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 17 से, मैं ज्यादा पीछे भी नहीं जा रही, मैं 17 से लेकर आज तक का मैं कंपैरिजन करेंगे तो आप ये देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो लगातार सरकारी स्कूलों का बेहतर आ रहा है बजाय प्राइवेट स्कूलों का। तो ये एक टाइम ऐसा था, ट्रांजिशन टाइम है कि ऑब्जेक्टिव से एकदम सब्जेक्टिव में आए, और कुछ एक बच्चे, बहुत सारे बच्चे नए आ गए, उनको समझने में समय लगा। और एक कारण तो हमेशा रहता ही है सरकारी और प्राइवेट का, कि जो सरकारी में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके घरों में कंपैरेटिवली इतना माहौल नहीं होता जितना प्राइवेट स्कूलों में होता है। वहाँ ट्यूशंस भी लेते हैं, यहाँ पर आकर बच्चे अपने घर के जो बड़ों के हैं उनके काम में हेल्प करते हैं। ये आज का नहीं, ये तो हमेशा रहता है, ये कारण हमेशा से रहता है। लेकिन इस साल में जो 2 कारण है वो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला और एसएलसी का कारण जो है वो मेन आपको बताया। ठीक है जोगिंदर मोर जी, क्या जो वंदना पोपली जी कारण बता रही हैं आपको लग रहा है यही वजह ये डिफरेंस हमको दिख रहा है, या कुछ कारण और आप मानते हैं? देखिए आयुष जी, अगर ये कारण हो तो कोरोना का जो काल है वो प्राइवेट स्कूलों पे भी लागू होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो है वो प्राइवेट स्कूलों पे भी होगा। बात यह है कि 57% और 75% में जो प्रतिशत बढ़ा है, और उससे जो खराब प्रदर्शन रहा है सरकारी, इस सरकार की नीतियां रही है। उस सरकार की नीतियों में आप देखिए क्या नीतियां रही हैं। एक तो जो स्कूलों को मर्जर करने का काम जो किया है, 4800 स्कूल के करीब इन्होंने मर्जर करने का काम किया है। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं अव्यवस्था हुई। फिर इनका जो पोर्टल सिस्टम से जो मतलब ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसके तहत देखिए कि एक जगह पे एक ही सब्जेक्ट के ज्यादा टीचर हो गए, और बहुत सी जगह ऐसी रही है जहाँ पे उस सब्जेक्ट के टीचर भी उपलब्ध नहीं थे, पढ़ाने वाले भी उपलब्ध नहीं थे। ये ऐसी स्थिति थी। स्कूलों की स्थिति के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। स्कूलों की जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके अंदर भी बहुत सी चीजें आती रही। तो ये जो सरकारी तंत्र ने जो ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान सरकारी स्कूलों पे नहीं दिया गया है। दूसरा, बहुत से स्कूलों को आप देखिए कि मॉडल स्कूलों के नाम पे करके सीबीएसई से बहुत ज्यादा स्कूलों को एफिलिएटेड करने का काम इस सरकार ने एफिलिएटेड करवाने का काम किया है। तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि अगर मान लो हरियाणा के स्कूलों को ही ज्यादा से ज्यादा आप सीबीएसई से एफिलिएटेड करेंगे अपग्रेड करके, तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो है औचित्य क्या रह जाता है? तो ये एक बड़ी डिबेट है। इस पे सरकार को बहुत जो है चिंतन, चाहे कोई किसी की भी सरकार रहे, और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है आयुष जी, बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है, क्योंकि बहुत चिंतनशील है। क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वहीं से आधारभूत ढांचा जो है हमारा वहां से होकर चलता है, और हमारा जो नींव है वहीं से आकर, तो बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार इन चिंताओं पे कहीं ना कहीं मतलब फैल रही है, और उन्होंने इस पे कोई काम ही नहीं किया है। आज 2019 से हम 2023 में बैठे, कोरोना काल का हम बहाना नहीं ले सकते। अगर वो स्थिति आई है तो पहले साल में इन्होंने उनको ऑब्जर्व करना चाहिए था। और सरकार होती इसलिए है कि वो उन चीजों पे कोई किसी प्रकार का ध्यान दे, और किसी प्रकार की कमेटी बनाए, किसी प्रकार का चिंतन करे और मनन करे। लेकिन सरकार मनन करने में नाकामयाब रही है। अब ये तो अलग तरह के बहानेबाजी की चीजें हो जाती है। जिस प्रकार की हम बात करते हैं कि कोरोना काल रहा था, सब्जेक्ट वो तो प्राइवेट स्कूल पे भी लागू होगा। कहीं ना कहीं इनके शिक्षा मंत्री बड़ी बचकाना सा बयान देते हैं कि हमने ना नकलों पे अंकुश लगाने का काम किया। ठीक है, उससे जो परसेंटेज, इससे मतलब जो है एक बहुत ही हल्की सी बात जो है, एजुकेशन मिनिस्ट्री का बयान आपने सुना होगा, वो अगर नकल रोकने का काम किया है, सेंटरों में काम किया, तो प्राइवेट स्कूल पे भी होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार करने में, कहीं ना कहीं मतलब अच्छे टीचर वहां पे उपलब्ध कराने में, कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी को पूरा कराने में, कहीं ना कहीं टीचर की भर्तियां करने में, कहीं ना कहीं इनकी जो 3 प्लानिंग मैंने बात की है उनमें जो खामियां रही हैं, उन पे काम। मोर साहब, आपने बहुत सारी खामियां गिना दी हैं। मुझे लगता है वंदना जी ने उसको नोट किया होगा, वो एक एक करके उसका जवाब देंगे। हमारे साथ श्री भगवान जी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। श्री भगवान जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। लेकिन उसके पहले मैं रेडू साहब का रुख करूंगा। विजेंद्र रेडू जी, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक तरफ तो रिजल्ट है भाई, जो बच्चे पास हुए हैं, जाहिर बात है कि उनकी मेहनत है, लेकिन उन सब के बावजूद जब हम लोग रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल को, एक बड़ा गैप दिख रहा है। इसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आता है? मैं देता हूं, बधाई देता हूं, और विशेष करके जो 14 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आए हैं,
उनको विशेष बधाई मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से देता हूं। भगवान उनको इसी प्रकार से आगे तरक्की देते रहे और हमेशा वो अपना नाम रोशन करते रहे। जहां तक रिजल्ट की बात है आयुष जी, रिजल्ट के जो मुख्य कारण हैं, देखिए शिक्षा का बड़ा एक संवेदनशील ये सेक्टर है एजुकेशन का, और ये किसी देश और प्रदेश की तरक्की भी इसी से निर्धारित होती है। हमारे यहाँ शिक्षा जितनी अच्छी होगी तो आने वाला भविष्य उस प्रदेश का उतना ही अच्छा होगा, निसंदेह अच्छा होगा, इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी फील्ड में कहीं ना कहीं हमारी सरकारें कम ध्यान दे रही है। जिस प्रकार से अब हरियाणा प्रदेश में स्टाफ की देख लीजिए, लगभग 40,000 अध्यापकों की हरियाणा प्रदेश में डेफिसिट चल रहा है, चाहे वो कॉलेज लेवल की बात हो, चाहे स्कूल लेवल की बात हो, चाहे क्लास 3 एम्प्लॉय हो, 2 हो या जो भी है, बीओ डीओ, वो बहुत जगह हमारे बीओ की वैकेंसी खाली पड़ी है, डीओ की वैकेंसी नहीं है, पद खाली पड़े हैं। जब डीओ बीओ अधिकारी नहीं है तो स्कूलों की मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, और दूसरी बात वहां स्टाफ ही नहीं है। आपने देखा होगा पीछे भी कितनी सारी न्यूज आया करती थी, बच्चे रोडों पर बैठ गए थे कि हमारे को अध्यापक दे दो, हमारे को अध्यापक दे दो। जब ऐसे हालात है तो शिक्षा में गुणवत्ता कहाँ से आएगी, रिजल्ट कहाँ से आएगा इसमें। देखिए बच्चे तो मेहनत करते हैं, अध्यापक भी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग फिर भी जरूरी होती है। एक तो मॉनिटरिंग की बहुत बड़ी कमी है, दूसरी बात स्टाफ की बहुत ज्यादा 50% स्टाफ इन एजुकेशन डिपार्टमेंट वो खाली पड़ा है, तो कहां से रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात, जो 50% स्टाफ है वो 50% स्टाफ भी कहीं ना कहीं अन्य प्रशासनिक कार्यों पर लगा दिया जाता है। जिस प्रकार से अभी फैमिली आईडी को करेक्शन के लिए लगाया हुआ है, भैया वो स्टाफ वाले ठीक करके दो, दूसरे स्कूल वाले अध्यापक स्कूलों में जाते हैं, पेरेंट्स को बुलाकर उनकी फैमिली आईडी ठीक करवाने पर लगे हुए हैं, उनको बुलाते हैं, कोई कुछ कहता है। कई टीचर्स के तो हमने देखा है, आप जैसे चैनलों पर उन्होंने बताया कि जी हमारे को आगे से पता नहीं कैसे कैसे शब्द बोल देते हैं, हम तुम्हारे को क्यों बताएं, कितने आदमी यहाँ, कितने वर्ष का बच्चा हो गया है, कितनी क्या है, कितनी प्रॉपर्टी है, हम क्यों बताएं, हमें उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। अब देखिए ना, एक गुरु का जो दर्जा होता था शिक्षक का, उसको अन्य कामों में उलझा करके रखे जाते हैं, पूरे नहीं है। और सबसे बड़ा कांड मैं एक और बता दूं आयुष जी आपको, और मैं कहता हूं लेकिन ये भाई टीचर्स की ड्यूटी तो भाई लगती रही है ना विजेंद्र रेड्डी जी, ऐसा थोड़ी ना है कि बीजेपी की सरकार में होने लगी या उनसे एक्स्ट्रा काम कुछ करवाने लगे, तो हमेशा से रहा है, हम लोगों ने भी देखा, बचपन से देखा इन चीजों को। हाँ ठीक है, लगती रहती है, लेकिन 50% स्टाफ की कमी कभी नहीं हुई। ये बात सही है, कमी वाली बात तो मैं मान सकता हूँ, बट ये एक्स्ट्रा काम वाला तो हमेशा रहा है, हर सरकारों में रहा है। हाँ, एक और बात आप मानोगे मेरी, जो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कॉन्ट्रैक्ट बेस या ठेकेदारी प्रथा पर, गेस्ट अध्यापक पर, ये भी कहीं ना कहीं वो उतनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे जो एक रेगुलर अध्यापक उठाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में यही रहता है कि भाई पता नहीं 2 साल का हूँ, पता नहीं 5 साल का हूँ, पता नहीं 1 साल का हूँ, तो इस हिसाब से वहां भी एजुकेशन के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दूसरी कमी देखिए, अभी सरकार बार बार घोषणा करती है कि हमने 5 लाख टैबलेट्स जो है ना बच्चों में बांटे। भाई 5 लाख टैबलेट आपने बच्चों में बांटे, बच्चों को सरकार का पैसा खराब हुआ, खर्च हुआ, और बहुत सारे टैबलेट आज तक भी ऐसे हैं जिनको आज तक सिम नहीं दी गई है। सिम दे दी तो उसमें चार्जिंग नहीं डलवाई गई है, चार्जिंग डलवा दी तो वहां नेटवर्क ही नहीं है, गांव में नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, ट्रेंड अध्यापक नहीं है, बच्चों को ट्रेंड नहीं किया गया, उनको टैबलेट के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन सुविधाएं सारी दी नहीं गई। कहीं न कहीं ये सरकार की कमियां हैं सारी की सारी। चलिए, कमियां आपने बता दी, मैं इसका जवाब लूंगा। ठीक है, मिसमैनेजमेंट और कमियां आपने बहुत सारी बताई, मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन ठीक है, इन्हीं का परिणाम है जो बच्चों ठीक है तंवर साहब, क्या कारण मानते हैं आप? सुखबीर तंवर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तंवर जी आप भी एक बार अनम्यूट करें, मुझे लग रहा है म्यूट हैं शायद आप। नहीं तंवर साहब, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा, तब तक मैं हमारे साथ श्री भगवान जी, मैं उनका रुक कर लेता हूं। श्री भगवान जी, क्या कारण मानते हैं? एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं रिजल्ट आया, जाहिर है बच्चों की अपनी मेहनत है, बच्चे अपनी इस मेहनत की वजह से इस मकाम पर हैं, लेकिन रिजल्ट जब हम लोग स्कूल के कंपेयर करते हुए देखते हैं तो फिर हमको इसमें जो निजी स्कूल हैं उनका परसेंटेज काफी ज्यादा दिखता है अगर हम कंपेयर करें सरकारी स्कूलों के साथ। एक शिक्षाविद होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण आप मानते हैं?
श्री भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, श्री भगवान जी तक भी शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, जो सवाल आए आपके लिए, मैं चाह रहा हूं कि आप उसका जवाब दें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं किया, और एक पक्ष अगर आप बताएंगे तो वो दूसरे पर भी लागू होता है, यानी कि वो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होता है, उनका भी रिजल्ट वैसा होना चाहिए था। जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि खराब प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर खराब प्रदर्शन की बात मैं ज्यादा लंबा नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे जाके आपको याद दिला देती हूँ कि 2013 में जो आपका रिजल्ट था वो था 40.95%, और 2013-14 का रिजल्ट 12-13 का बताया मैंने, और 13-14 का था 52.12%, और उससे पहले 2012 का रिजल्ट था 40.63%। अगर आपको वो प्रदर्शन अच्छा लगता है तो आपकी इच्छा है, लेकिन प्रदर्शन से, जहां तक प्रदर्शन की बात है, बच्चों के रिजल्ट की बात है, उससे हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। हम हर बार आगे कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो रिजल्ट को बेहतर करें। यहाँ पर एक प्रश्न और उठाया गया कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। एक एग्जांपल दूंगी आयुष, कि एक ही बिल्डिंग के अंदर 3 स्कूल चल रहे हैं। एक है प्राइमरी, एक है मिडिल, और एक है सेकेंडरी स्कूल। और तीनों स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं वो 28 हैं, मिडिल स्कूल में 30 हैं, और अगर सेकेंडरी स्कूल की बात करूं तो वहां पर भी 30 है। 4 टीचर्स लगाए हैं प्राइमरी के लिए, 7 लगाए हैं मिडिल के लिए, और 9 लगाए हुए सेकेंडरी के लिए, और उनके लिए तीनों के हेड अलग अलग हैं, तीनों के पीटीआईज अलग अलग हैं। तो एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग फिर से बोल रही हूँ कि एक ही बिल्डिंग के अंदर अलग अलग स्कूल चलाए जा रहे हैं। और ये किस लिए किया गया था? हुड्डा साहब ने किया गया था ये दिखाने के लिए कि हमने बहुत सारे स्कूल खोल दिए हैं। उनको मर्ज करके उनका हेड एक कर देना, उनका पीटीआई एक कर देना। कितने बच्चों पर? तकरीबन 90 बच्चों पर। उसमें ऐतराज वाली क्या बात है? आप कह रहे हैं कि वो खराब है। मुझे लगता है इससे अच्छा डिसीजन कोई हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे टीचर्स की जो संख्या है उसका भी काम में लिया जा सकता है, साथ के साथ बच्चे जो है उनको प्रॉपर नंबर ऑफ टीचर्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपने कहा कि मॉडर्न संस्कृत स्कूल क्यों खोल दिए गए, तो मैं कहना चाहूंगी कि पूरे देश भर में जब एक ऑप्शन मिलता है बच्चों को, वो किसी भी बोर्ड में एग्जाम दे सकते हैं, तो हरियाणा के बच्चों ने क्या कसूर किया? अगर हरियाणा के सरकारी स्कूल के बच्चों को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो भिवानी बोर्ड से दे या सीबीएसई से दे, उसमें ऐतराज वाली क्या बात है? वो मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात, यहाँ पर लेकिन वो औचित्य पर सवाल मोर साहब ने उठाए। उन्होंने कहा कि आप ज्यादातर अगर स्कूलों को सीबीएसई से एफिलेटेड कर देंगी वंदना जी, तो फिर जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है उसका क्या फिर औचित्य रह जाएगा? ज्यादातर स्कूल तो सीबीएसई से एफिलेटेड हो रहे हैं। जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एनएएस आवाज को हो रही है, बताएंगे दोबारा से क्या कह रहे थे? जी जी, उपली जी, मैं ये कह रहा हूं कि जोगिंदर बोर्ड जी ये कह रहे हैं कि भाई आप ज्यादातर स्कूलों को फोकस कर रहे हैं कि वो सीबीएसई के साथ एफिलिएशन उनका हो जाए, तो फिर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो औचित्य है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि हम ऑप्शन दे रहे हैं ना, दो बोर्ड है आपके पास, किसी भी बोर्ड में जाइए। जब पूरे भारत में मिल सकता है तो हरियाणा में क्यों ऑप्शन ना मिले? इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे सीबीएसई में जा रहे हैं या भिवानी बोर्ड को या हरियाणा बोर्ड को सारे छोड़ रहे हैं। और एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021, जोगिंदर मोर जी ध्यान से सुनिएगा, 2021 उसमें एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने सर्वे किया था, 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के को शामिल किया गया था, जिसमें तकरीबन हरियाणा के 3220 सरकारी स्कूलों को और प्राइवेट स्कूलों को शामिल किया गया था। बाहर से पर्यवेक्षक बुलाए गए थे, उसमें से तकरीबन 13,975 अध्यापक थे जो पर्यवेक्षक बनकर आए थे, वो हरियाणा के नहीं थे। और इस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने क्या कहा था कि 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों ने दिल्ली के छात्रों को भी पछाड़ दिया। प्राइवेट स्कूल, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं हरियाणा की, वहां तो दिल्ली के क्या है कि हमने किस प्रकार से जो बच्चों के लिए काम किया है, हमने उनकी बेसिक एजुकेशन की बात की है। हम ये चाहते थे कि सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं खड़ी हो, जो बेसिक एजुकेशन है वो भी देनी चाहिए। एजुसेट एक आप लेकर आए तो वो खराब पड़े हुए, किसी ने देखे ही नहीं। आज आप देखिए ना जाके स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस लगना, सुपर 100, ये सब सक्षम योजना, ये सब किस लिए स्टार्ट किए गए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को शायद ये नहीं दिख रहा, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहा है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। श्री भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? श्री भगवान जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुखबीर तंवर जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आयुष, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सुखबीर जी, मैं सुन पा रहा हूं, बात रखें अपनी। जी जी जी,
देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी हरियाणा सभी सफल छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, और जो बच्चे विफल हुए हैं उनको वो पुनः प्रयास करें, निश्चित तौर पे उन्हें सफलता मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार का परिणाम हरियाणा प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का आया है, निश्चित तौर पे वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उल्टा हो गया। 75 अगर अक्षरों को करके देखे 18% की मतलब कमी है सरकारी स्कूलों की निजी स्कूलों के मुकाबले। मैं कहना ये चाहता हूँ, विगत 19 वर्षों में जिस प्रकार से शिक्षा पे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें 10 साल के करीब कांग्रेस की सरकार रही, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और अब करीब 4 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार है। जिस प्रकार की अपेक्षा थी और जिस प्रकार का शैक्षिक परिवेश में जो वातावरण जिस तरह से बनना चाहिए था, बदलते हुए वैश्विक परिवेश में वो नहीं बन पाया। इसके अलावा अभी मैंने सारे साथियों की बात सुनी, जिस प्रकार से प्राइमरी स्कूलों को, जिस प्रकार से मिडिल स्कूलों को और उच्च विद्यालयों को मर्ज करने के नाम पे हजारों स्कूलों को बंद किया है, वो प्रत्यक्ष उदाहरण है आज की सरकार के शिक्षा के प्रति जागरूकता की। इसके अलावा जो शिक्षा के निजीकरण को, जो निजी स्कूलों को बढ़ावा देने का इस सरकार ने प्रयास किया है, निश्चित तौर पे ये परिणाम उसकी भी वानगी दर्शाते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से आज हालात हैं जो सारे साथियों ने बताए हैं, हालांकि उसके लिए जो मर्जी कहते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारी स्तर की शिक्षा के लिए जिस प्रकार के प्रयास होने चाहिए थे, उसमें विगत करीब 20 वर्षों में सरकारें विफल रही हैं। एक तरफ चलो ये जब सरकारी हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, अगर उसमें हमारे हालात खराब हैं, फिर आप तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास और उन बातों को तो भूल ही जाओ। तकनीकी शिक्षा के क्या हाल है बता दें। मैं पूछना चाहता हूँ, गुड़गांव जैसे उसमें तकनीकी शिक्षा में क्या किया। इसके अलावा कौशल विकास में जो फर्जीवाड़ा, करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा और घोटाला सामने आ रहा है, ये निश्चित तौर पे घोटालों की सरकार है। और शिक्षा विभाग में भी जिस प्रकार से वजीफों में इन्होंने घोटाला किया, इनके अधिकारियों की संलिप्तता रही। असल बात यह है कि शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं, और शिक्षा मंत्री का ध्यान तो मैं कह रहा हूँ इस प्रदेश के बच्चों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कैसी कैसी बात कर रहे हैं। अभी वंदना जी कह रही थी, अरे कोरोना तो सरकारी स्कूलों में भी था, प्राइवेट स्कूलों में भी था, सिलेबस तो वही है। निश्चित तौर पे जिस प्रकार से जोगिंदर भाई ने शिक्षकों की कमी की बात करी, रेड्डू साहब ने, उन बातों पे आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप 9 साल से शिक्षा का पूरा ढांचा आपने खराब कर दिया, उन पे कोई जवाब नहीं है। आप आंकड़े दे रहे हैं, वही फर्जी आंकड़े कोरोना में सारे के सारे पास कर दिए, उसमें आपकी क्या उपलब्धि थी बताइए। निश्चित तौर पे आपने इन बच्चों की जो नींव होनी चाहिए, कोरोना काल या उसके पहले के आंकड़ों का अगर जिक्र करें तो वो फर्जी, और इस बार के आंकड़े आपको लग रहा है कि वो ऑथेंटिक है। ऐसे थोड़ी ना भाई, आंकड़े तो आंकड़े हैं ना। चाहे आप इस बार के आंकड़े माने, इसके पिछले साल के मारे या उसके पिछले साल के माने, डाटा तो रखा ऐसे ही जाएगा ना। ठीक है, अगर आप फर्जी करें, हो सकता है अगले साल इससे भी बेहतर हो या इससे खराब हो। आप इस बार के आंकड़ों को फर्जी बता देंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, ये डाटा खेल रही है, ठीक है, ये आपका आरोप हो सकता है। श्री भगवान जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, चलिए श्री भगवान जी, चलिए ठीक है। सुखबीर तंवर जी, आपकी बात आ गई। श्री भगवान जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी, श्री भगवान जी, बहुत समय से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा है कि आप न्यूट्रल होकर के एक बात बेहतर बता सकते हैं। ये जो रिजल्ट में गैप हम लोग देख रहे हैं सरकारी स्कूलों का या प्राइवेट स्कूलों के बीच में, शिक्षाविद होने के नाते आप इसके पीछे के क्या कारण समझते हैं? सर, ये कोई विशेष कारण नहीं है। सरकारी टीचर्स बहुत ही कॉम्पिटेंट पर्सन है मेरे अनुसार, और अगर कोई गैप दिख रहा है वो असल में गैप कहीं है ही नहीं। हम ऑलराउंड डेवलपमेंट करते हैं बच्चों का सरकारी स्कूलों के अंदर। तो एक सुन पा रहे हैं सर? जी, मैं सुन पा रहा हूं सर। हम पूरा डेवलपमेंट लेके चलते हैं, हम सिर्फ एक बुकिश नॉलेज पर बच्चे को नहीं रखते सर। तो ये मतलब गैप है, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, और ये जाहिर बात है, पूरा देश जानता है कि सरकारी टीचर्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन है। ऐसी कोई बात, ये ऊपर नीचे होता रहता है नो डाउट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से सरकारी शिक्षा में किसी तरह की कोई खामी है। सरकारों को दोष देना, किसी को भी देना,
ये गलत बात नहीं है। श्री भगवान जी, ये टीचर के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं है। बात यह है कि अगर हमको गैप दिख रहा है कि भाई सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट है वो कम है, प्राइवेट स्कूलों का ज्यादा है, इसमें टीचिंग से इससे कोई संबंध ही नहीं है। इसका संबंध मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कारण इसके क्या हो सकते हैं, क्यों हमको ये अंतर नजर आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज्यादा संख्या में पास हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में वो आंकड़ा हमको कम दिख रहा है। मैं रेवाड़ी जिले से बिलोंग करता हूँ सर, और हम टॉप पे हैं स्टेट के अंदर 5%। पूरे स्टेट के अंदर टॉप है। हो सकता है कहीं पे कोई खामियां रही होंगी, लेकिन सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता में आज के दिन मुझे कोई इसी तरह की खामी नजर आती नहीं है। ठीक है, आपको कोई खामी नहीं दिख रही, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट है, मैं भी ये कह रहा हूं कॉम्पिटेंट है। मेरा इस पर सवाल ही नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाई ये इक्वल हो या तो ज्यादा हो तो और बेहतर हो जाए। जोगिंदर मोर जी, जो बात आपने कही उस पर जवाब वंदना जी का ये था कि भाई अगर आप लोग इस तरह से केवल खामियां निकालेंगे तो फिर वो आंकड़ों के साथ आई कि आप लोग अपने समय में देखिए कि क्या रिजल्ट हुआ करते थे। जवाब दीजिए मोर साहब। मोर साहब अनम्यूट कर लें, शायद म्यूट हैं आप। नहीं, जी जी हाँ, बात रखें अपनी। मोर साहब अनम्यूट करें। नहीं, मोर साहब आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मैं विजेंद्र रेड्डू जी का रुख कर रहा हूं। विजेंद्र रेड्डू जी, रेड्डू साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ चित्रे जी, सुन जी। पा रहे हैं मेरे को? जी जी हाँ हाँ, जोगेंद्र बोलूं मैं? जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ आयुष जी, देखिए वंदना जी ने एक तरफे आंकड़े रखे। देखिए पहले से बेहतर परिणाम आने चाहिए। 12 और 13 के जो आंकड़े रख रहे हैं, उस वक्त प्राइवेट स्कूलों की क्या स्थिति, इस पे बात नहीं की है। उस वक्त सरकारी स्कूलों का क्या परिणाम था, इस पे आंकड़े की बात कर रही। प्राइवेट स्कूलों के साथ क्या कंपैरिजन। आज जो है डिबेट जो है, आज चिंतन का विषय क्या है हमारा? आज हमारा चिंतन का विषय यह है कि जो सरकारी स्कूलों के परिणाम है वो सरकार प्राइवेट स्कूलों के जो बदस्तूर है वो कम आए हैं, उनका प्रतिशत कम रहा है, 75 और 57 का फर्क रहा है। ये है डिबेट। दूसरी बात होगा, जब हमने स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोले, उनको मेंटेन करने का, उनको बंद करने का काम किया है। उनको मेंटेन करना चाहिए था या उनको बंद करना चाहिए? ये कोई बुरी बात नहीं की थी। हमने ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी, ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले, एजुसेट लगाए, तो इसमें क्या बुराई बात थी? चित्रे जी, हमने जो है हरियाणा एजुकेशन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, अलग से एक बोर्ड बनाया टीचरों की भर्ती करने के लिए, अलग से। वो क्यों? क्योंकि उसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए टीचरों को स्पेसिफिक भर्ती की जो सिलेक्शन बोर्ड है उसके ऊपर ज्यादा भार है, वो ज्यादा नौकरियां नहीं दे पा रहा है, ज्यादा गुणवत्ता की इस तरीके से बात नहीं हो सकती है। और फिर वंदना जी करिए, हमने ऑप्शन दिया। ऑप्शन तो इस बात का यह हो कि सभी स्कूलों में सीबीएसई और हरियाणा एजुकेशन बोर्ड लागू कर दो, सबके लिए ऑप्शन हो जाएगा। ये तो आप कुछ स्कूलों को जो है सीबीएसई से कर रहे हैं ज्यादा मॉडल स्कूलों के नाम पे, इसमें ऑप्शन का प्रोवाइड कर दिया आपने? क्या सभी जगह पे मॉडल स्कूल है क्या? ऑप्शन किसको कहेंगे चित्रा जी? ऑप्शन किसको कहा जाता है? ऑप्शन उस चीज का नाम है जो हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध हो। जब हर सरकारी स्कूल के अंदर, तो क्या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की गुणवत्ता के ऊपर चिंतन करना सरकार का काम नहीं है क्या? क्या हर सरकारों का? और फिर ये भारतीय जनता पार्टी इस बात से कब निकल पाएगी कि कांग्रेस के समय में ऐसा होता था? जब कांग्रेस के समय में ऐसा होता था, हमारी खामियां गिराई जाती थी, जनता ने हमारे को बदल दिया। आज 8 साल से जो सरकार है वो इनकी है, तो आज का जो परिणाम है, आज की जो स्थिति है, उस भूत से ये कब निकलेंगे, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आज हम चिंतन कर रहे हैं इस बात के लिए, और आप एक भी बात का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हमने एक सवालात उठाए कि आपने ट्रांसफर के नाम पर एक एक जगह पे ऐसे ऐसे टीचरों को इकट्ठा, पोर्टल के नाम पर ऐसे जगह को इकट्ठा कर दिया कि एक सब्जेक्ट के एक जगह पे कई टीचर हो गए हैं और बहुत सी जगह खाली हो गई है। आपने टीचरों को एक इंटर डिसिप्लिनरी के नाम पर एक टीचर जो उसका सब्जेक्ट भी था, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कही गई है। आपने सुविधाओं के नाम पे कोई बढ़ोतरी नहीं की है, बिल्डिंगों में कोई गुणवत्ता नहीं जो है सुधार किया गया है। फंड में आपने देखा है कि किस प्रकार से बेटियां फट्टों पर से उतर के इधर से उधर निकल रही थी, स्कूलों के रास्ते तक खराब थे इनके। तो ये जो सारी की सारी जो खामियां हैं, सारी की सारी जो खामियों की बात, मैं वंदना जी से जवाब लेता हूं। वंदना जी, एक तो आप लोग क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, टीचर्स की कमी उस पर ध्यान आप लोग दे नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बढ़ाया नहीं, स्कूल को आपने मर्ज कर दिया या जिसका आरोप लगाते हैं कि आपने बंद कर दिया। जब इस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो कैसे सरकारी स्कूलों का परिणाम बेहतर आएगा? देखिए, अभी मैंने नेशनल
अचीवमेंट सर्वे का आपको यहाँ पर बताया था, लेकिन शायद उन्होंने सुना नहीं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक तरफा डेटाज दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो डेटाज बताए थे वो एक तरफा बताए थे। जब आपने ये प्रश्न पूछा कि खराब प्रदर्शन, आपने कहा ये हमारी सरकार का खराब प्रदर्शन आपने बताया, तो मैंने आपको बताया कि खराब प्रदर्शन क्या होता था। पर आप सुनना चाहते तो सुन लीजिए। 2012 में आपका सरकारी का था 40.63 और प्राइवेट का था 70.38। 2013 में 40.95 था सरकारी का, प्राइवेट था 60.69 और 2014 में 52.12 अगर सरकारी का था तो यहाँ पर 70.29 था प्राइवेट का। तो मुझे लगता है कि एक तरफा आंकड़े नहीं है, अब आपके सामने आ चुके हैं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के बारे में क्यों बताते हैं, मतलब आप तो आरोप जो मर्जी लगाते रहो, हम जवाब ना दें, हम आईना ना दिखाएं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ पर कर रहे हो, पूरा का पूरा ठीकरा बोलने की कोशिश कर रहे हो। आपने अपने समय में क्या किया था, क्या कंडीशन थी स्कूलों की? आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की बात की तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नीट, जेई, एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षा जो है उनकी भी तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा हमारी एक योजना है जिसका नाम है बुनियाद, जो 8वीं का पास का बच्चा होता है उसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद, क्लियर करने के बाद उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस होती हैं, ताकि ये जितनी प्रतियोगी परीक्षा है उनको वो आगे पास कर सके। ये जो सारी योजना है, चाहे सक्षम है, चाहे सुपर 100 जिसमें IIM IIT में बच्चे जा रहे हैं, वो आपने कभी सोची ही नहीं होंगी, लेकिन आज ही सामने चीजें आ जाती है तो आपको हैरानी तो होती होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि शिक्षा के तौर पर जागरूकता नहीं फैलाई जा रही, यहाँ पर डाटा खेल रहे हैं। तो कुछ डाटा मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़े से ही बताऊंगी, 2 या 3, आपको समझ आ जाएगा। सैलरी आप दे नहीं पाते अपने स्कूलों में, वो हम सबको मालूम है। आप देखिए कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी और उसके विज्ञापन पर 19 करोड़ का खर्चा हुआ। स्कॉलरशिप 2 बच्चों को कितनी होगी आप समझ सकते हैं, और विज्ञापन पर कितना खर्चा, 19 करोड़। ये RTI से पता चला, अगर आप चाहो तो आपको भेज दूंगी। 144 करोड़ का इवेंट मैनेजमेंट किया, 25 लाख सिर्फ टीचर्स को दिए। 144 करोड़ का पूरा पैसा लगा दिया इवेंट मैनेजमेंट में, और सिर्फ टीचर्स को कितना पैसा दिया प्रोत्साहन के लिए, सिर्फ 25 लाख। ये होते हैं असली डेटाज। यहाँ पे जो मुझे लगता है शिक्षा के स्तर पर जो यहाँ पर हरियाणा में काम हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं दुष्प्रचार करके कहना चाहते हैं कि काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। लेकिन ये हरियाणा की जनता बहुत अच्छे से समझती है, उनको पता है जो बेसिक लेवल पर काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे काम करना, प्रतियोगिता पर जो परीक्षा है उनके लिए तैयारी कराना, उनको टैबलेट देना, 12th तक की एजुकेशन फ्री करना, बसेस प्रोवाइड करना। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, मैं रेवाड़ी से हूँ, रेवाड़ी का एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। बोड़िया कमालपुर में एक गाँव है, उस गाँव में स्कूल के जो स्कूल है वहां से शहर में से बसें भरकर वहां पर जाती है सरकारी स्कूल के लिए। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि एक बड़ा अच्छा स्तर हमारी एजुकेशन का हुआ है, और जो कारण रहे डिफरेंस के बीच में वो मैंने आपको बताया। लेकिन इस चीज को भी याद रखिए कि पिछले 3 बार के जो मैं यहाँ पर आपको आंकड़े दे रही हूँ, 17 के, 18 के, 19 में, जब उसमें हमारा परिणाम अच्छा आ रहा है, तो 1 साल के बेसिस पे आप सब कुछ नकार नहीं सकते हैं। इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा और अपना समय भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सुखबीर तंवर जी। आयुष जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल तंवर साहब, मैं सुन पा रहा हूँ, जवाब दीजिए। देखिए जिस प्रकार से वंदना पोपली जी ने बात करी, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है वो वैश्विक है, और वंदना जी से या भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और प्राइवेट स्कूलों से छात्रों का जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में पलायन हुआ है, वो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। आपके यहाँ कुछ हुआ क्या? निश्चित तौर पे आप विफल है। और जो 18% आपने डाटा की बात की थी, तो डाटा का जवाब दिया वंदना जी ने। आपने जब इनके डाटा की बात की तो वो आपके डाटा ले आए। खेलने वाले लोग हैं, मैं प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ। धरातल की सच्चाई ये है कि परिणाम में 18% की कमी है, उस पर कोई जवाब नहीं इनके पास। उसमें से संसाधनों की कमी है, चाहे भवनों की कमी है, चाहे दूसरी चीजों की कमी है, उन कमियों को दूर करिए। आप उस बात का प्रदेश को भरोसा दिलाइए। आप डाटा से बात नहीं बढ़ेगा, डाटा तो खत्म हो गया, खराब हो गया। 18% छात्र फेल हुए सरकारी और प्राइवेट के, उसमें उस पर कोई जवाब है तो बताइए। लेकिन 17, 18 और 19 का भी तो डाटा साथ में दिया ना। वो तो ये कह रही है कि भाई 1 साल में आप ऐसे आकलन कैसे कर देंगे? 17, 18, 19 में प्रदर्शन सरकारी स्कूलों का अच्छा रहा निजी स्कूलों से, तंवर साहब, तो क्या आप ये मानेंगे कि उस समय सरकारी स्कूलों के अंदर व्यवस्था बहुत बेहतर थी? मेरा ये कहना है कि विगत के जब से ये आए सरकार में, इन्होंने बच्चों की नींव खराब कर दी जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं।
धरातल की सच्चाई ये है। ठीक है, सरकारी स्कूलों के आप कह रहे हैं हालात नींव क्या खराब है, कर दी, ठीक है। आपसे छिपे हुए नहीं है और आई बात नहीं कर सकते। ठीक है, और विजेंद्र रेड्डी जी। परसेंटेज भी आप अलग ठीक से है, निकालना मैं रेड्डी साहब, कि रेड्डी कितने सेकंड क्लास है, कितने फर्स्ट ठीक है, क्लास अभी विजेंद्र रेड्डी जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं नींव खराब कर दी, ठीक है, आपकी बात आ गई। विजेंद्र रेड्डी जी, सबसे बड़ी जो कमी है ना, मैं फैक्ट की बात करता हूं आपके साथ। एक तो ये सरकार हमेशा कहती है कि हम 2400 घंटे इलेक्शन की तैयारी में लगे रहते हैं, एक इलेक्शन जीत लेते हैं फिर अगले की तैयारी में जुट जाते हैं, यानी ये किसी भी फील्ड पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ इलेक्शन की तैयारी में लगे रहते हैं और इलेक्शन की ही तैयारी करते हैं। रेड्डी साहब, बाकी प्रदेश में आप किस इतने फील्ड में क्या हो रहा पुराने है, नेता हैं, उसके तैयारी बाद का भी मतलब क्या संगठन होता है? तैयारी करता है ना, सरकार थोड़ी ना लगी हुई है, सरकार तो अपना काम कर रही है, बड़ी संगठन बात लगा ये हुआ है है- भाई, संगठन तो आपका भी कर रहा है ना तैयारी। बड़ी बात यह है कि ये सरकार लगी हुई है, संगठन करे तो कोई बात नहीं। दूसरी बात इन्होंने कहा, देखो वंदना जी एक शिक्षाविद है, हमारी महिला बहन है, और कितनी इन्होंने देखो कितनी गलत बातें, कितनी झूठ बातें यहाँ पर बोल दी। इन्होंने बार बार जोर दे करके कहा मैं एक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, मर्जिंग के लिए, स्कूलों के मर्जिंग के लिए मैं एक बिल्डिंग की बात कर रही हूँ। आयुष जी, एक बिल्डिंग की बात नहीं थी, एक गांव की बात थी। यदि एक गांव में 3 स्कूल हैं, 4 स्कूल हैं, उनको सभी को मिलाकर के एक बिल्डिंग में इकट्ठा किया गया है, ये मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी का बयान। नंबर 2 बात, जब एक गांव के 2, 3, 4 स्कूल थे, प्राइमरी था, मिडिल था, हाई था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो भी था, उनको एक बना दिया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में दूसरा स्कूल नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा स्कूल है तो उसको उसमें मर्ज किया जाएगा। मान लो 2 गांव में एक सीनियर सेकेंडरी है, तो एक गांव जो 1 किलोमीटर का फासला है, तो एक गांव का बंद करके दूसरे गांव वाला ही रखा जाएगा, वो बंद किया जाएगा। ये पॉलिसी कहीं ना कहीं बिल्कुल ही गलत थी, बिल्कुल ही गलत थी। और तीसरी बात, को एजुकेशन को इन्होंने जो है ना दोबारा से शुरू कर दिया। एक वक्त था जब को एजुकेशन को अलग करके गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल 8वीं के बाद अलग बनाने का काम किया गया था। आज इनको खत्म करके उनको भी खत्म किया है और को एजुकेशनल स्कूल को दोबारा से शुरू करने का काम किया। चौथी बात वंदना जी, अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बयान आयुष जी आपने सुनवाया, उन्होंने कहा कि हमारे पास अध्यापकों की कमी रही है और जल्दी ही 20,000 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। ये बयान अभी आपने ही सुनाया है आयुष जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि 20,000 की भर्ती जल्दी ही की जाएगी, लेकिन इस सेशन में जिन बच्चों का लॉस हुआ, लाखों बच्चों का, जो कि 57% यानी 50% ही बच्चों का नुकसान होगा, उन बच्चों के इस 1 साल की भरपाई के लिए दोषी कौन होगा और उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? तो ये कितना बड़ा, जब आपको पहले से पता है, खुद शिक्षा मंत्री ने बार बार स्टेटमेंट विधानसभा में दिए हैं, हर बजट सेशन में भी देते हैं, शीतकालीन सेशन में भी देते हैं कि हमारे पास 40,000 अध्यापकों की कमी है, 40,000 अध्यापकों की कमी है। तो आपको ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न था आपका, और मुझे लगता है कि इसका जो है जो जवाब है वो शिक्षा मंत्री को जरूर देना चाहिए कि भाई अगर आपको 8 साल 9 साल हो रहे हैं तो फिर आपने ये भर्ती अभी तक क्यों नहीं की है। लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं चर्चा को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब एक तरफ तो रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, परिणाम भी आ गए हैं, लेकिन हाँ, जो गैप दिख रहा है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, इसको कैसे सरकार दूर करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।